MnNH3(6)+2। तो ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Mn कौन सी स्टेट में जाएगा? +2। अब Mn का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो एक Mn = 3d5 और 4s2, ठीक। ये 25 एटॉमिक नंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक ना, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। Mn+2, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d5 4s0 4p0 4d0। अब यहां से आगे डिसाइड करना है कि 5 इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं डी में, ठीक, इस तरीके से 1 2 3 4 5। और हमारे पास जो लिगेंड है ये कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो अब D5 D4 D5 D6 D7 ये चारों में कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है लिगेंड की स्ट्रेंथ में। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से D5 के बढ़ने के 2 तरीके हो गए जो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर गैप कम हुआ तो फिर उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से भरे होंगे, और गैप ज्यादा हुआ तो नीचे वाले 3 में एक एक करके भरा जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाले जो है एक इधर पहुंचा दूं और एक इधर पहुंचा दूं, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इस केस में? यहां पे 1 2 3 4 5। अब बाद वाले 2 डी खाली हो गए, ठीक है ना, और 2 डी खाली हो गए तो इसका मतलब यहां से भरना चालू हो जाएगा। और आगे कौन से खाली पड़ेंगे? एस, और उसके आगे पी, ठीक। तो यहां से भरना चालू कर दें अगर अपन, ठीक। एक ये 2 3 4 5 6, और काम कौन से आने वाले हैं? डी, ये डी एस पी पी, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? D2sp3। बात समझ आ गई? पैरा होगा या डाया होगा? तो ये कंपाउंड क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसे देख के बताया अपन ने? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करवा सकता है = (n × n+2), और n की वैल्यू क्या रखनी है अपन को? ठीक ना। तो एक ये भी पार्ट है आगे कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कीजिए। एक पार्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन और एक मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद शेप तो हमेशा कौन सी होगी? शेप होगी उस केस में ऑक्टाइड्रल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के 2 चांसेस है, D2sp3 या sp3d2, लेकिन शेप का एक ही चांस है, वो कौन सा है? ऑक्टाइड्रल। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो 2 डी काम आ रहे हैं ये कौन से? ये ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले कौन से? इजी। इसका मतलब जो 2 डी काम आ रहे हैं डी यूज्ड, वो कौन से होंगे? dx2y2 और दूसरा dz। तो ये एक जगह मैंने लिखा था ना कि कौन सा डी काम में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 2 डी काम आएंगे वो कौन से होंगे? dx2y2 और dz2, जो इजी है। लो स्पिन हाई स्पिन तब बताते हैं जैसे अगर ये इसी कंडीशन में रहता। अगर मान लो वीक लिगेंड आ जाता है यहाँ और इसको ऐसे ही कंडीशन में रखते तो ज्यादा स्पिन होता, और पेयरिंग हो गई तो लो स्पिन बन गया। मतलब आप स्पिन अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के नहीं बताओगे, आप ये बताओगे कि अगर पेयरिंग हो गई लिगेंड की वजह से तो वो कन्वर्ट हो गया लो स्पिन में, ठीक है ना। और अगर पेयरिंग नहीं हो पाई है तो फिर उस केस में कैसा रहेगा? ये हाई स्पिन। तो ध्यान रखें, स्पिन के अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करके नहीं बता रहे हैं अपन उसको, हम उसको बता रहे हैं इफ पेयरिंग इज पॉसिबल देन इट बिकम्स लो स्पिन, इफ इट डजंट टेक प्लेस देन इट विल बी हाई स्पिन। समझ के बात हो? तो D5 में अगर वीक लिगेंड होता तो ऐसे ही पड़ा रहता, तब फिर क्या होता? आगे से बढ़ना चालू होता। फिर कहां से बढ़ना चालू होता? तो हो जाता है sp3d2। अभी पेयरिंग हो जाने की वजह से ये क्या बन गया? D2। और पेयरिंग होने की वजह कौन है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अमोनिया इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके बाद हम कंसिडर कर रहे हैं ये वाला क्रोमियम वाला केस। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5
4s1। क्रोमियम यहाँ कौन सी स्टेट में है? +2। क्रोमियम +2 बनाने के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूं और दूसरा यहां से निकालूं, क्या बच जाएगा? 3d4 4s0 और उसके बाद जो है यहां से 4p0। अब d4 को मैं बनाऊं, अगर हम हुंस रूल से भरे तो 1 2 3 4 और एक डी खाली होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, En कौन सा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और यहां आते ही 2 डी खाली हो गए, ठीक है ना। अब हमें जरूरत 2 डी खाली करने से ही है, ऐसा नहीं कि इसको भी इधर कर देंगे हम। जितने डी खाली चाहिए बस उतनी खाली करवाएंगे। तो यहां से ये पेयरिंग हो गई 2 3 और ये 2 खाली हो गए। और जैसे 2 खाली हुए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो कितने हो गए? 2। मैग्नेटिक मोमेंट काउंट कर लेंगे और ये क्या बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेट। ठीक, तो D4 D5 D6 D7 ये ध्यान रखना है, इन्हीं में स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रोल होगा। इधर आ जाते हैं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ओरिजिनली 3d6 4s2, सही है। यहां आयरन कौन सी स्टेट में है? En पे तो चार्ज 0 होता है और कौन सा लिगेंड है ये? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आयरन +3 में क्या हो जाएगा? 3d5। अब d5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो d5 कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके से भरा जाएगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैंने तो ऐसे बताया पेयरिंग करके, वास्तव में अपन इसको कैसे समझ सकते हैं कि यहां से जो है d5 का मतलब ये है 3d नीचे और 2d ऊपर, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से डेल्टा क्या होगा? हाई होगा। अगर डेल्टा हाई होगा तो बढ़ना चालू कर रहे हैं अपन। पहला कहां आएगा? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। अगर गैप कम होता तो क्या होता? ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर गैप ज्यादा है तो यही बढ़ना चालू कर दो, 4th और ये 5th। अब आप ये देखो ऊपर वाले 2 डी खाली पड़े हुए ना, कौन कौन से? dx² और dz। तो हाइब्रिडाइजेशन में दोनों ही काम आने वाले हैं। अब इस केस में यहां से अगर ये भरना चालू हुआ तो अंदर वाले डी काम आ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 1। और कंपाउंड क्या कहा जाएगा? कंपाउंड इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेट। समझ गए बात को? अब आप इसको चाहे तो ऐसे समझ लो या आप इसको ऐसे समझ लो। पहले तो आप हुंस रूल से भर लो और उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराना चालू कर लो, ठीक है ना। तो ऐसे भी समझा जा सकता है, ऐसे भी समझा जा सकता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है ना कि गैप ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, नीचे ही बढ़ना चालू कर। सेम इसी तरीके से हम एग्जांपल ले रहे हैं Fe En3 और यहाँ +2। तो आयरन यहाँ कौन सी स्टेट में है? +2 में। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d6। अब d6 के साथ ये लिगेंड कौन सा है? दिस लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मैं वैसे गैप बना दूं कि यहां पर 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऊपर, और गैप ये हाई है। अगर ये गैप हाई है तो भरना चालू करें अपन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहां नहीं जाएगा। चौथा कहां जाएगा? यहां पे 5th 6th। 2 डी खाली हो गए ऊपर वाले। अब ये 2 डी खाली है तो इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? D2sp। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो दिस इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। ठीक, इसके बाद ये वाला केस लूं मैं, क्रोमियम वाले केस में। अब ये वाटर को हम वीक लिगेंड मानते हैं, तो क्रोमियम का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। यहां कौन सी स्टेट है? क्रोमियम +2। +2 का मतलब कितना हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू, यहां से अपन ले लेंगे इसे 3d4। एक मिनट, ये क्रोमियम +3 होना चाहिए। क्रोमियम +3 यानी कि हो जाएगा 3d3। अब 3d3 है अगर, तो उस केस में 3 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने। अब चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, भरा तो ऐसे जाएगा ना। अगर ये भरा ऐसे जाएगा तो 2 डी खाली हो गए। 2 डी खाली है तो फिर क्या हो जाएगा? D2sp3।
और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे? 3। मैग्नेटिक मोमेंट काउंट कर लेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सीरीज है प्रैक्टिकल डेटा के बेस पे, ठीक है ना। तो ये सीरीज अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसको समझ लें कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो वाटर देख लो। वाटर के लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो सब वीक हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज वीक लिगेंड। और वाटर के जो राइट साइड में होंगे दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब आप यहां से देखो ध्यान से कि यहां पे डोनर एटम अगर हैलोजन है या डोनर एटम अगर सल्फर या ऑक्सीजन है, दिख रहा है, तो फिर वो लिगेंड कौन से हैं? नॉर्मली वीक लिगेंड। और वाटर के राइट हैंड साइड में जो डोनर एटम है अगर कार्बन या नाइट्रोजन हुआ तो उनको हम क्या मानते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यानी कि यहां से जैसे नाइट्रोजन है, EDTA में हो गया नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन, पिरीडीन में नाइट्रोजन, एथिलीन डाइअमाइन में नाइट्रोजन, बाइपिरीडीन में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसके बाद फास्फोरस वाले भी हैं, कार्बन वाला हो गया, कार्बन और ये कार्बन। तो जितने भी लिगेंड ऐसे हैं जिनमें डोनर एटम नाइट्रोजन या कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग माने गए हैं और ये वीक माने गए, ठीक है ना। तो ये रफली अपन को ध्यान रखना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार आते हैं। एक तो हैलाइड का ऑर्डर याद कर लो, ठीक है ना भाई। जैसे मैं स्टार मार्क कर दूं कि ज्यादातर जो आते हैं उनका एक रिलेटिवली ऑर्डर आप याद कर लो। ये मैं मार्क कर रहा हूं जो ज्यादा आते हैं, वाटर, अमोनिया, NCS, EN, CN-C, ठीक है ना। ये अधिकतर ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इनमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर मैं यहां से 3 लिगेंड ये ले लूं तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेल्टा का ऑर्डर क्या होगा। तो डेल्टा का ऑर्डर, डेल्टा यानी स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती थी? लिगेंड पे, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। अगर ये वाला लिगेंड हुआ तो ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, यानी कि एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा। और एनर्जी गैप होगा तो जो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा वो सबसे कम होगा। यहाँ पे वेवलेंथ एब्जॉर्ब जो है वो ऑर्डर सबसे कम होगा। ये बाद में भी देखते हैं अपन एक बार कलर के टाइम, ठीक है ना। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डेल्टा डिपेंड करेगा। यहाँ ये चीज तो समझ रहे हैं कि अगर ये लिगेंड दे दे CO, CN- और अमोनिया और पूछा जाए कि डेल्टा कहाँ सबसे ज्यादा होगा तो डेल्टा CO में। तो ये जो गैप हो रहा है, दिस गैप डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ये गैप उतना ही ज्यादा होगा। वीक लिगेंड होगा तो ये गैप कम होगा। और गैप ज्यादा होने पे क्या होगा? पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, ठीक है ना। नोट कीजिए सर। कुछ एक्सेप्शन है जो याद रखने पड़ेंगे हमें, ठीक। अब नॉर्मल तो अपन ने देख लिया है कि किस तरीके से भरते हैं, ठीक है। जैसे D6 से वीक लिगेंड आ गया तो हम उस केस में पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो हो जाएगा sp3d2। और D6 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो पेयरिंग हो गई 2-2-2 और 2 D खाली होते हैं D2sp, ठीक है। तो नॉर्मल रूल्स अपन देख लिए कैसे भरना है, पर एक्सेप्शंस पर वो रूल फॉलो नहीं करते। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे जो एग्जाम्पल में यहाँ लेकर, है ना। क्योंकि अगर एग्जाम में इनमें से कोई एक आ गया तो हम नॉर्मल रूल के हिसाब से भरेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, इसमें निकल F6-2। अब निकल F6-2 में फ्लोरीन देखूं तो कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड। निकल कौन सी स्टेट में है? निकल इज इन +4 स्टेट। अब बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है = 3d6 से 3d8 4s2। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 3d6 4s0 4p0 4d0। और d6 को अगर आप भर दो तो d6 आएगा हुंस रूल से 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अगर वीक लिगेंड है तो ये ऐसे ही पड़ा रहना चाहिए, और ऐसे ही पड़ा रहेगा तो फिर भरना यहां से चालू होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3d2। लेकिन ये नहीं होता है। एक्सेप्शन समझिए क्या बोल रहे हैं अपन, कि अगर अपन नॉर्मल रूल के हिसाब से भरते तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए था? sp3d2, ठीक। अब इस केस में ये तो अलग से कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं मैं। निकल
3d8 4s2, 28 एटॉमिक नंबर है इसका। अब ये जो एक्सेप्शन आया है किस वजह से आया है वो बता रहा हूं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो, तो ऑक्सीडेशन हाई होने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ाते जाओगे तो साइज कम होती जाएगी, और साइज कम होती जाएगी तो एटम ज्यादा डेंस होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर हाई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई तो जो आने वाला लिगेंड है उसमें और मेटल एटम में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, और उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा, और रिपल्शन की वजह से ही स्प्लिटिंग होती है, तो डेल्टा नोट की वैल्यू हाई हो जाती है। यानी कि यहां पे अगर मैं ये दोनों सेट लिखूं तो ये जो गैप है ये 2 वजह से ज्यादा होता है। पहला कारण तो हो गया लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, जो अपन पढ़ चुके हैं। लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा और ये बढ़ जाएगा। और दूसरा कारण है कि अगर हमारे पास ऐसा मेटल है जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अनयूजुअली हाई है, +4 हो, +2 +3 केस में एक्सेप्शन नहीं है, +4 के केस में इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि डेल्टा हाई हो जाता है। अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 6 भरने हैं तो 1 2 3, और हाई होने की वजह से यहीं पे भरना चालू हो जाएगा, 2 डी खाली हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? D2S। और इस केस में क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। तो ये केस आपको याद रखना है, जो एक्सेप्शन में लिखता जा रहा हूं वो आपको याद रखने हैं, ये दिमाग में बिठा लें, ठीक है ना? क्योंकि वो है Fe NH3(6+2). अब अमोनियम कौन सा लिगेंड कंसीडर करते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आयरन कौन सी स्टेट में है? +2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d6 4s0 4p0 4d0। अब d6 के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अपन क्या करेंगे? इसको पेयरिंग करवा देंगे 2 2 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए था? D2sp3, लेकिन ये नहीं होता है। अब ये चीज प्रैक्टिकल डेटा से पता लगी एक्सपेरिमेंटली। मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। तो एक बार पता लग गया कि भाई ये एक्सेप्शन है। अब उसका रीजन समझ रहे हैं कि रीजन क्या है, ठीक है? रीजन ये है कि जो यहां पे ऑर्बिटल है, यहां से 2 चीजें कंसिडर होती है, एक तो डेल्टा नोट और पी। अब डेल्टा नोट और पी दोनों जो हैं अलग अलग वैल्यूज हैं। डेल्टा नोट क्या है? स्प्लिटिंग, और पी क्या है? पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना? इन दोनों की वैल्यू होती है। अब डेल्टा नोट और पी में से जो ज्यादा होगा, अब वास्तविक कारण पे आ रहे हैं अपन। वास्तविक कारण अकेला लिगेंड स्टेट नहीं है, वास्तविक कारण है इन दोनों का रिलेटिव कंपैरिजन। अगर प्रैक्टिकली ये ज्यादा हुआ तो पेयरिंग हो जाएगी, और प्रैक्टिकली ये कम हुआ मान लो ये वैल्यू, तो इसका मतलब डेल्टा नोट अगर कम है, डेल्टा नोट अगर कम होगा तो उस केस में 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो डेल्टा नोट है ये कम है प्रैक्टिकली पी से, लिगेंड की वजह से नहीं। अभी तक तो हम ये कहते आ रहे थे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो डेल्टा नोट क्या है? हाई है, लेकिन वो डेल्टा नोट हाई होना चाहिए पी से। समझे बात को? तो डेल्टा नोट हाई अगर पी से होगा तो उस केस में यही बढ़ जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली वो कम हुआ तो यहां इसका रीजन है ये डेल्टा नोट इज लेस देन पी। ये हम देख के नहीं बता सकते किसी को, इसलिए मैंने बोल दिया है कि एक्सेप्शंस याद करने वाले हैं। तो इसके केस में डेल्टा नोट लेस देन पी होने की वजह से पेयरिंग नहीं हो पाती है, और ये दोनों डी खाली नहीं है, इसका मतलब आगे से बढ़ना चालू करेगा sp3d2, इसका आंसर है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। और ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका? मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक। ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल है Mn NH3(6+2). अगेन यहां पे अगर हम देखें तो दिस लिगेंड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग। Mn का स्टेट क्या हो जाएगा? Mn is +2, यानी 3d5 4s0
4p0 4d0। अगर हमें ये नहीं पता है कि एक्सेप्शन में काउंट होता है तो हम क्या करने वाले थे कि D5 में इसको कैसे भर देते, पेयरिंग करवा के, यानी कि डेल्टा हाई मान के 2 2 और 1 ऐसा कर देते, और ये 2 D खाली होते हैं, अपन क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखने वाले थे D2sp3, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नहीं होता है। और उसका भी सेम कारण है कि सिंस डेल्टा नॉट इज लेस देन P, ये एक्सपेरिमेंटली है, और डेल्टा नोट अगर कम होगा गैप, अगर गैप कम होगा तो भरना कहां से चालू कर लेगा, 1 2 3 4 5, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप, यहां से मैं भर दूं ये 2 लेवल 1 2 3 4 5। अब चूंकि ये खाली नहीं है इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ठीक, नोट कर लो फटाफट। कोबाल्ट H2O6 और यहाँ +3। अब इसे बताने के पहले एक चीज बता दूं मैं, हमने एक एग्जाम्पल किया हुआ है कोबाल्ट F6 -3, और ये वीक लिगेंड था, और कोबाल्ट कौन सी स्टेट में था, +3 स्टेट में, यानी कि D6। और D6 में वीक लिगेंड होने की वजह से यहां भरेगा नहीं, खाली नहीं हो पाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या लिखा था, sp3d2। सेम उसी तरीके से वाटर को भी हम क्या लिगेंड कंसीडर करते हैं, वीक लिगेंड कंसीडर करते हैं। कोबाल्ट कौन सी स्टेट में आया, +3 स्टेट में, यानी ये क्या हो गया 3d6 4s0 4p0 4d0। अब वीक लिगेंड के केस में हम क्या करने वाले थे कि D को मैं ऐसे कैसे रखने देता, पेयरिंग नहीं होती, 1 2 3 4 5 6, कोई D खाली नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा लिखने वाला था, sp3d2, लेकिन ये नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन यहां पर। अब इसका भी रीजन हम क्या लिखेंगे कि सिंस डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, और डेल्टा नॉट P से ज्यादा होगा तो ये जो दोनों लेवल हैं इनमें गैप हाई होगा, और अगर हाई गैप है तो भरना यहां चालू करूं 1 2 3 4 5 6, 2 D खाली हो गए, तो करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। ये इसका नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि हमें एक्सेप्शन की तरह ध्यान रखना है, ये याद करना है अपन को, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर आ गया इनमें से कोई, तो मैं वो पैटर्न बता रहा हूं जिसके तहत गलती होगी, बच्चा जो है इसी तरीके से करेगा और गलती करके आएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन हमें एक्सक्लूड करके याद रखना है। एग्जाम्पल में ले रहा हूं CO C2O4 होल थ्राइस -3। C2O4 कौन सा लिगेंड है, ऑक्सीलेटेड और बाइडेंटेड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। और लिगेंड ही कौन सा कंसीडर करते हैं हम, वीक। वीक क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि डोनर एटम ऑक्सीजन है, स्ट्रक्चर देखोगे तो पता लग जाएगा, CO- डबल बॉन्ड O, CO- डबल बॉन्ड O, तो डोनर साइड ये है। और डोनर साइड ये क्यों है, क्योंकि जब ऑक्जेलिक एसिड से हाइड्रोजन अलग हुआ तो ऑक्जेलिक एसिड से हाइड्रोजन यहीं से अलग हुआ, ठीक है ना, तो जहां से अलग हुआ है वही इलेक्ट्रॉन काम आएंगे बॉन्डिंग में। ऐसा नहीं है कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन भी काम आएंगे, है ना, लोन पेयर तो खूब सारे पड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने लोन पेयर है उतनी डेंसिटी कर देंगे अपन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज मोरेओवर याद करने वाली है। वीक लिगेंड है तो कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट कौन सी स्टेट में, मतलब क्या हो गया D6। अब ये वाला सेम केस होता ना, D6 में अगर मैं इसी तरीके से रखता तो आंसर मेरा क्या आने वाला था, sp3d2, जो कि नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि सिंस डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P, एक्सपेरिमेंटली अगर ये चीज मालूम चल गई डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P, तो उसका मतलब ये होगा कि इस केस में पेयरिंग जो है होने लग जाएगी, सेम यही होगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp। तो एक्सेप्शन ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन तो कौन से आ गए, अमोनिया के साथ Fe+2 और Mn+2, ठीक है ना। और 2 एक्सेप्शन कौन से आ गए, कोबाल्ट के साथ वाटर और ऑक्जेलेट। और कौन सी स्टेट में कोबाल्ट, +3, वहां दोनों कौन सी स्टेट में, +2 और +2।
तो इनके केस में एक्सेप्शन की वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे डिफरेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट एक्सेप्शन है CONO2 -4। CONO2 -4 के केस में कोबाल्ट कौन सी स्टेट में आ गया? +2। अब कोबाल्ट +2 स्टेट में है तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनली कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2 और +2 स्टेट में क्या हो जाएगा? 3d7 4h0 4p0 4d0। अब अगर मैं d7 बनाऊं, दो तरीके अपने पास यहां बनाने के, या तो मैं वो दो लेवल अलग अलग बना के बताऊं या फिर सिंपल मूव्स रूल से भर के दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। अब NO2 कौन सा लिगेंड है? NO2 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक, अब ऑब्वियसली अपने दिमाग में यह आएगा कि अगर मान लो मैं एक पेयरिंग करवा दूं तो भी एक ही डी खाली हो पाएगा, जबकि मुझे 2 डी की जरूरत है, कम से कम 2 डी की जरूरत है। इसका मतलब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसे मैंने एक केस लिया था D8 वाला। D8 में मैंने कहा था कि अगर मान लो मैं पेयरिंग करवा भी दूं तो एक ही डी खाली हो पाएगा, जबकि जरूरत है 2 की, तो इसलिए हमने उसको वैसे रहने दिया था। इस केस में क्या होगा कि ये एक एक्सेप्शन है कि यहां से जो डी आगे वाले होते हैं, यहां मैं इसको ऐसे बना दूं S, ये 3p और ये 5d। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो ये पेयरिंग होगी इसकी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी की वजह से 3d से 4d में ट्रांसफर हो जाता है और इसको बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। अगर 3d से 4d में चला गया तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहां से 2 4 6 और ये 2d खाली हो गए, इधर S खाली पड़ा हुआ है और ये P खाली पड़े हुए हैं, और आगे D में किसी एक में जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो 2d खाली हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3 भरना चालू होगा यहां से। अब ये चीज भी जो है कैसे मालूम चली है कि हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जो हमारे सिलेबस में है, जिसका फॉर्मूला है μ×μ+2। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। उसमें हमें यह पता लगता है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, वो भी डिसाइड करता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये मालूम हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां रहता तो मैग्नेटिक मोमेंट अलग होता, और इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट अलग हुआ। तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहा था वो यहां के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आ रहा था। तो फिर क्या मान लिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया है? इस वाले, और जैसे ही यहां पहुंचेगा, एक को मैंने यहां पहुंचा दिया और ये वाला पेयरिंग कर लेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाए, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। नॉर्मली होता क्या है? ऊपर से नीचे आ गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करेगा तो इट विल रिक्वायर सम एनर्जी। ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करने से स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, तो कोबाल्ट वाले केस में ये एक्सेप्शन है, जो हमें याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? अब पूछा जाए कि पैरा है या डाया है, बोलो। पैरामैग्नेटिक इसकी वजह से, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ऐसा नहीं है कि यहां देख के अपन बोल दें कि D6 हो गया है तो डाया हो गया, ठीक है ना? तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो यहां पहुंचा, इट इज पैरामैग्नेटिक। नोट कर लीजिए बराबर। तो ओनली फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में 2 अंदर के D खाली पड़े हुए हैं तो D2sp3 होगा, और अगर 2 नहीं खाली पड़े हुए हैं तो आगे sp3d2। इसी रूल के हिसाब चलते हैं, ठीक है ना? अगर मान लो 2d खाली नहीं है तो फिर अपन ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है तो वो पेयरिंग करवा सकता है, तो 2d खाली भी हो सकते हैं D6 वाले केस में, ठीक है? अब इसके बाद जो हम दूसरा देख रहे हैं केस सेकंड,
ये है CFT4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या है DSP। शेप कैसी है इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहां इस केस में लिगेंड जो है वो 4 आने वाले हैं, यानी जैसे अगर मैं मोनोडेंटेड लिखूं तो 4 लिगेंड इसके पास होने चाहिए, जबकि ऑक्टाइडल में कितने होने चाहिए 6। अब इसकी स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं कि इट इज अज्यूम्ड दैट 4 ligands are approaching in XY plane in direction of axis. इससे पहले ऑक्टाइडल में अपन ने क्या माना था 6 आ रहे हैं, और कहां से आ रहे हैं 2 X से, 2 Y से और 2 Z से, ये हमने कंसिडर किया था। अब की बार 4 ही आ रहे हैं, और वो कहां से आ रहे हैं कि अगर मैं X एक्सिस ये बना लूं, ये Y एक्सिस मान लूं, ये X एक्सिस मान लूं, तो एक लिगेंड इधर से, एक इधर से, तीसरा और एक चौथा कौन सी एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं XY एक्सिस के अलोंग। अब 2 हटा दो Z वाले, किधर आ रहे हैं 2 X और 2 Y। अब XY के अलोंग कौन सा D ऑर्बिटल है DX स्क्वायर Y स्क्वायर, तो जो D यूज्ड आएगा वो कौन सा होगा DX स्क्वायर Y स्क्वायर। ऑक्टाइडल में कौन से थे DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ। अब DZ स्क्वायर हटा दो, सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल काम आने वाला है DX स्क्वायर। ये चीज हमें यहां से पता लग गई। जो 4 लिगेंड है वो XY प्लेन से आ रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम रिपल्शन किस पे होगा, मैक्सिमम रिपल्शन होगा DX स्क्वायर Y स्क्वायर, क्योंकि DX स्क्वायर Y स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है और मैं मान रहा हूं कि चारों लिगेंड इधर से आ रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैक्सिमम रिपल्शन इस पे है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। बोलो, एनर्जी इज मैक्सिमम। अब सेकेंड नंबर जो आएगा ये तो हो गया मैक्सिमम। अब मैं कंसिडर कर रहा हूं DXY और DZ स्क्वायर में रिपल्शन ज्यादा कहां होगा। अब 4 लिगेंड कौन से प्लेन में आ रहे हैं ये समझ लो। DX स्क्वायर Y स्क्वायर तो ऐसे, और 4 लिगेंड ऐसे आ गए। DXY 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना, किस प्लेन में है XY प्लेन। DZ स्क्वायर कैसे यहां। अब आप ही देखो जो 4 लिगेंड आ रहे हैं इस प्लेन में आ रहे हैं, तो रिपल्शन इस पे ज्यादा होगा या इस पे ज्यादा होगा, ये XY प्लेन में। इसका मतलब अगर यहां मैं देखूं तो रिपल्शन इस पे ज्यादा है, तो इसका मतलब एनर्जी भी इसी की ज्यादा होगी, बिकॉज इट इज इन XY प्लेन। समझ गए बात, बोलो, ठीक है ना। ये DX स्क्वायर Y स्क्वायर पे तो मैक्सिमम, DXY पे सेकेंड मैक्सिमम, और DZ स्क्वायर पे कम, ठीक है ना। अब इसका स्प्लिटिंग कैसे दिखाते हैं वो देखते हैं। इससे पहले हमने कौन सा केस पढ़ा हुआ है, ऑक्टाइडल वाला, और ऑक्टाइडल का स्प्लिटिंग आपको याद हो तो हमने विदाउट द लिगेंड 5 एक ही लेवल पे बताए थे, जिनको हमने क्या नाम दिया था, दे वर डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट कब रहेगा, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ लिगेंड। सही है, जैसे ही लिगेंड आएगा वैसे ही क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन से इन 5 की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये किस केस में है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। और इस एक्सिस में हम मान रहे हैं एनर्जी इंक्रीजेस। अब अपन दिमाग में जो है
वो ऑक्टाइडल वाला ही लाए। ऑक्टाइडल के केस में हमने 2 लेवल बनाए थे आगे। कौन कौन से 2 लेवल थे ऑक्टाइडल के केस में? यहां से स्प्लिटिंग करवा के 2 लेवल ये थे जो ऑर्बिटल कौन से थे, dx²y² और dz², और 3 थे यहां पे ऑर्बिटल dxy, dyz और dz। ये कहां तक था ऑक्टाइडल वाले केस में, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर के केस में इसका फर्दर स्प्लिटिंग होता है। फर्दर स्प्लिटिंग ये होगा कि इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है, dx²y², क्योंकि 4 ही लिगेंड मान रहा हूं और चारों किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन, तो रिपल्शन मैक्सिमम है। उसके बाद अगर ये ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, उसी हिसाब से dz², क्योंकि जब स्प्लिटिंग होगी और एवरेज लेवल से एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, एवरेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक। यहां पर इन तीनों में से इस पे रिपल्शन ज्यादा है। क्यों? इसका कारण समझा दिया मैंने कि ये एक्स वाई प्लेन में ही है। इस पे रिपल्शन ज्यादा है तो इसकी एनर्जी जो है वो इससे भी ज्यादा हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा, dxy। और ये अगर ऊपर उठ गया लेवल में तो ये दोनों जो है ये नीचे आ जाते हैं इस तरीके से, dyz और dzx। अब यहां पे स्प्लिटिंग जो है 3 लेवल हो गए। इसको मैं बोल दूं Δ1, इसको मैं बोल दूं Δ2, इसको मैं बोल दूं Δ3। अगर ओवरऑल डेल्टा पूछा जाए स्क्वायर प्लेनर का तो हो जाएगा Δ1 + Δ2 + Δ3। अगर मैं इसको ऑक्टाइडल से कंपेयर करूं तो ये ऑक्टाइडल की जो स्प्लिटिंग थी वो तो इतनी थी, ठीक है ना, लेकिन स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग यहां से लेकर यहां तक। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि डेल्टा ऑक्टाइडल और डेल्टा स्क्वायर प्लेनर में कौन सा ज्यादा है, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर में अगर इसका रिलेशन प्रैक्टिकली होता है कि लगभग 1.3 टाइम्स होता है डेल्टा ऑक्टाइडल का, क्योंकि ज्यादा ही है। अब इसमें अगर मेरे पास आ गया D8 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, तो मैं बढ़ना चालू करूं 2, 4, 6, 8, एक ही खाली हो जाएगा। अगर ये खाली हो गया तो ये वाला D काम में आ जाएगा। कौन सा D काम में आ रहा है, dx²y², जो मैं पहले समझा चुका हूं कि जब भी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन सा D काम आ रहा है, dx²। और उसका तो रीजन समझ सकते हो, अगर प्लेनर वाली शेप में है चारों तो डेफिनेटली कौन सा काम आ रहा है, dx²y²। और ऑक्टाइडल में ये वाला था तो कौन सा था, dz²। तो एक ही प्लेन में dx²y² परपेंडिकुलर dz², और यहां पे वो dz² वाला हट गया, ठीक है ना। स्प्लिटिंग इससे फर्दर हो गई तो बढ़ गई, ठीक है ना। अब इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं प्रैक्टिकली, कि इसका एग्जांपल ले रहे हैं अपन निकल CN⁴ -2। हमारा सबसे पहला काम ये है, ये देखना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। 4 में 2 चांसेस होते हैं, कौन कौन से, टेट्राइडल और स्क्वायर प्लेनर। अब कंफ्यूजन कैसे दूर होगा कि निकल कौन सी स्टेट में है, +2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d8, और उसके बाद 4s0 4p0। अगर मैं हुन्स रूल के हिसाब से भरूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या कोई D खाली है अंदर, नहीं है। तो अपने दिमाग में ऑब्वियसली क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन आप CN लिगेंड को देखो तो CN- कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवा सकता है, पेयरिंग करवा सकता है, डेल्टा को बढ़ा देगा। अगर पेयरिंग करवा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहां पे 2 4 6 8। ये वाला D खाली हो गया। आगे कौन से खाली है, S, और आगे कितने खाली है, P 3। बढ़ना यहां से चालू करेगा 1 2 3 4। कौन सा काम आया, D S
2p, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, शेप स्क्वायर प्लेनर, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, सारे पेड है तो दिस इज डायामैग्नेटिक। अच्छा, उस केस में अगर मैं इसको यहां देख के समझूं तो इस केस में क्या होगा कि 8 को मैं भरना चालू करूं तो 2, 4, 6, 8 और उसके बाद ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काम आ जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, DYZ2, DZX2, DZ² 2, DXY2 और खाली कौन सा है, DX² Y² 0। अगर निकल इस वाले केस में पूछा जाए कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा लिखा था ना अपन लास्ट क्लास में EG T2G की फॉर्म में, तो वैसे अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन खाली है DX² Y² और वो खाली क्यों हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको फेवर कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर को, टेट्राहेड्रल को फेवर नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि डेल्टा उसका हाई है किस केस में, समझ गए बात हो। तो इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूं कि अगर मेरे पास D8 कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हैं कौन सा बना दो, DsP2। ये जनरलाइज रूल कर दिया मैंने और उसका कारण समझ गए। 8 है तो अपन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से जोड़े बना दे, पेयर बना दे, तो 2, 2, 2, 2 यानी 8 हो गए और 8 भरते ही एक खाली हो जाएगा, एक खाली होते हैं कौन सा जाएगा, अंदर वाला D काम आ जाएगा। तो अगर D8 आ गया, ध्यान देना D8 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोई फायदा नहीं था पेयरिंग करवाने का। अगर D8 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 D खाली होनी चाहिए ना, तो वहां तो पेयरिंग हो ही नहीं रही थी, याद हो तो निकल वाला एग्जांपल लिया था मैंने। लेकिन अगर मुझे एक ही D की जरूरत है तब तो ये ऐसा हो सकता है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तब तो ये पॉसिबल होता ही नहीं, क्योंकि मैं एक D खाली करवा लेता, क्या फायदा होता, काम तो कितने D आने हैं, 2। तो ये फायदा कहां होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में पेयरिंग हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। नोट करो फटाफट, पढ़ लिया है। पहला रूल तो ये आ गया कि 3D8 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो DsP2 हो जाएगा, और दूसरा रूल ये है कि अगर 4D8 आ गया या 5D8 आ गया प्लस इसके साथ वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, दोनों ही केस में DsP2 होता है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि डेल्टा 4 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D, इन दोनों के लिए डेल्टा की वैल्यू हाई होती है। सो इट फेवर्स ओनली DsP2। इसका लॉजिक बता रहा हूं कि अगर मान लो D8 या 4D8 या 5D8 आ गया, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं इसको। एग्जांपल अपने पास आ गया प्लेटिनम Cl4-2। अब क्लोरीन कौन सा लिगेंड है, वीक। प्लेटिनम कौन सी स्टेट में आया, +2। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि निकल के नीचे वाले एलिमेंट भी याद करना, वो चीज अपन को मददगार होगी। तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, उसी तरीके से निकल का +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आता था, 3D8 आता था। तो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये क्या हो जाएगा, 5D8। अब 5D8 के केस में बच्चे से गलती ये हो सकती है कि वीक लिगेंड अगर वो मान ले तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। लेकिन यहां पे क्या होता है 5D8 के केस में, फुल रूल से तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये ऐसा ही पड़ा रहे, अगर ये ऐसा ही पड़ा रहे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला था, sp3, ठीक है ना। लेकिन ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो पेयरिंग हो गई और एक D खाली होते ही क्या हो गया, DsP2। अब सवाल ये है कि ये DsP2 कैसे हुआ जबकि लिगेंड तो वीक है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये वीक लिगेंड नहीं है,
उसकी एक्सप्लेनेशन है प्लेटिनम। ये कौन सी स्टेट में? 5D स्टेट। तो 5D और 4D का डेल्टा जो है वो ज्यादा होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। 5D एंड 4। जब आप नीचे जाते जाओगे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो नीचे जाने पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए हैं तो उसका साइज कॉम्पैक्ट होता जाएगा, श्रिंक होके अगर वो छोटा हो गया तो नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्शन ज्यादा लगाएगा, और अगर रिपल्शन ज्यादा लगाया तो डेल्टा का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के लिए डेल्टा की वैल्यू हाई होती है। तो अब अपन एक चीज देख रहे हैं, पिछला जो एक्सेप्शन बताए थे मैंने, तो एक कारण बताया था कि डेल्टा कम या ज्यादा वो केवल लिगेंड नहीं कंसीडर कर रहा है, वो एक और चीज उसको डिसाइड करने वाली है जो मेटल एटम में ले रहा हूं। ऑक्टाइडल में जहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई थी वहां हमने बोल दिया था कि डेल्टा बढ़ गया था, और हमने वीक लिगेंड होते हुए भी पेयरिंग करवा दी थी। कौन से दो एग्जाम्पल थे? कोबाल्ट वाले थे, निकल वाला था एक, निकल F6-2 वाला। सेम उसी तरीके से इसका डेल्टा बहुत ज्यादा होने की वजह से लिगेंड का इफेक्ट डोमिनेटिंग नहीं होता है। वो कारण क्या होता है कि प्लेटिनम या पैलेडियम आ गया। सेम एग्जाम्पल में किस पे लूंगा? सेम एग्जाम्पल होगा पैलेडियम Cl4-2। ये कौन सा हो जाएगा? पैलेडियम +2 यानी कि 4D8। वीक लिगेंड के साथ अपने दिमाग में क्या आने वाला है? sp3। लेकिन हम रीजन कौन सा लेंगे? डेल्टा इज हाई। और डेल्टा अगर हाई हुआ तो उस केस में पेयरिंग हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो हम जनरलाइज याद कर लें। जनरलाइज कौन सा है? ये वाला। अगर 3D8 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो पेयरिंग होगी और DsP2। अगर 4D8 और 5D8 के साथ चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, इसका रोल नहीं होगा। इन दोनों का डेल्टा हाई होने की वजह से पेयरिंग हो जाएगी और कौन सा हो जाएगा? DsP2। यानी कि अगला एग्जांपल में लूं, इसमें अगर मैं निकल वाला केस लेता हूं, सॉरी इसका प्लेटिनम का Cn4-2, तो ये 5D8 हो गया और लिगेंड भी कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। तब तो आप पेयरिंग करवा ही दोगे। कैसे? 2-2-2 और ये 0, और 0 होते ही कौन सा हो गया? तो स्ट्रॉन्ग के साथ तो ऑब्वियस है, लेकिन वीक के साथ भी होता है, ये आपको ध्यान रखना। चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही केस में 4D8 और 5D8 किसको फेवर करते हैं? यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल में ले लूं पैलेडियम Cn4-2, तो ये हो गया 4D8 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब तो फेवर करेगा इसी 2-2-2-0। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, यही रोकना है अपन।